of India with the Xinjiang province of China। ठीक है, चाइना का जिनजियांग प्रोविंस और इंडिया का लद्दाख। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी है अघिल पास की। अघिल पास ये कनेक्ट करता है लद्दाख को जिनजियांग से। और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो जो K2 पीक है उसके नॉर्थ। ठीक है, K2 के नॉर्थ में है। दूसरा पास है मिंटाका, मिंटाका पास, काराकोरम रेंज। ये तो लद्दाख K2 के नॉर्थ में। मिंटाका पास जो है ये काराकोरम में ही है। इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ठीक है, ट्राई बॉर्डर पे है, ये ट्राई जंक्शन पे। ठीक है, तो मिंटाका पास इज इन काराकोरम ऑन द ट्राई जंक्शन। ठीक है, 3 बॉर्डर मिलते हैं यहाँ। ट्राई जंक्शन पे है मिंटाका पास, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो पीओके का एरिया है, इंडिया का, ठीक है, और चाइना। तो ये तीनों मतलब यहाँ पे देश जो है इनकी कनेक्टिविटी है। तो इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ठीक है, ये मिलते हैं। तो ट्राई जंक्शन इसलिए इसको बोल रहे हैं। अघिल पास, मिंटाका पास, इसकी आपने लोकेशन याद रखनी है। एक्चुअल में ये कहाँ है? ये ट्रांस हिमालयन जोन में पड़ते हैं और ये एक है लद्दाख की कनेक्टिविटी, ठीक है, जिनजियांग के साथ, और एक है ट्राई जंक्शन जिसमें इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान तीनों मिलते हैं मिंटाका पास। और अगर हम बात करें यहीं पे एक सबसे लंबा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जेएनके में तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज सियाचिन। और ये सियाचिन ग्लेशियर किस वैली में है? तो ये है नुब्रा वैली, सुना होगा आपने नुब्रा वैली। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इन नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी, नुब्रा रिवर है। ठीक है, जो कि लगभग मोर देन 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे बायोफो, बाल्टारो, बाटूरा, हिस्पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है इस रीजन में। ठीक है, जिसमें से बाल्टारो बहुत पूछा गया है पहले भी। ठीक है, छोटे छोटे जो इस रीजन पे ग्लेशियर हैं वो क्या नाम है इनके? यापो, बाल्टारो, बाटूरा एंड हिस्पर। ठीक है, ये 4 मेन ग्लेशियर्स, सॉरी छोटे ग्लेशियर्स हैं, अदर इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। इसी रीजन, इसी क्षेत्र में और छोटे छोटे ग्लेशियर्स, पर इसमें से मैं आपको स्पेसिफिकली इसको बता रहा हूँ, ये काफी पूछा गया है कि बोल्टारो रीजन या ग्लेशियर कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 4 तो ज्यादा ये नहीं है, 20 ही है 3 तो, बाल्टारो, बटूरा, बायो, ये तीनों भी पूछ सकते हैं इकट्ठे कि ये क्या है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज इन द जियोग्राफिकल एक्सटेंट। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए न्यूज में बहुत सारी चीजें हैं, तो बोल्टारो, बटारा, बटूरा, बायोफो, ये क्या है? ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर की
नियरनेस में मतलब आसपास में छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं और ये हैं आपके इसी रेंज में, ठीक है, ट्रांस हिमालयन जोन में। तो ये हमें आइडिया जरूर होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयन जोन कहाँ है, कौन कौन सी रेंजेस हैं, ठीक है, कौन से पासिस हैं और उसके आसपास कौन कौन से छोटे छोटे ग्लेशियर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखते हैं। और ये जो एरिया है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बोल सकते हैं आप कि जो पोलर रीजन के बाद, ठीक है, जो पोलर रीजन, जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में। तो पोलर रीजन्स के बाद, ठीक है, पोलर जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनके बाहर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ देखने को मिलती है, तो लार्जेस्ट स्नो फील्ड जो है आउटसाइड द पोलर रीजन यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में। ये बहुत लंबा चौड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है। इसको हम हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोलते हैं वर्ल्ड की, क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेशन पे है। और ये बैटलफील्ड इसलिए है क्योंकि ये पीओके में है, कहीं ना कहीं है, तो ये हमारा एरिया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, बट ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है। जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, देखिए डिस्प्यूटेड लैंड क्यों होती है, क्यों है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ये बाद में पाया गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन करके इसको पाया था, ठीक है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आप इसको देखना कि ये जो क्वेश्चन है मेरे को बताएंगे आप कि जो सियाचिन ग्लेशियर के लिए जैसे इंडिया की आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था और कब किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सर ऑपरेशन मेघदूत था। ऑपरेशन मेघदूत, अच्छा ठीक है, कब हुआ था ये? डेट का नहीं पता, करगिल वार के टाइम तो नहीं, कारगिल वार के टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है, उससे पहले हो गया, बट ये जरूर है कि ठीक है कि मेघदूत है ऑपरेशन में, ठीक है, तो इसका ईयर जो है उससे पहले हो गया, ये आपने एक बार देखना है इसको। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका कहाँ है, नुब्रा वैली में, ठीक है, लद्दाख में, और 72 किलोमीटर लेंथ है, छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके लिए ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था और ये कब किया गया था ये आपने देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, K2 जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक मानते हैं, हालांकि ये है पीओके में, मगर पीओके हमारा है, ठीक है, तो हमारा मतलब इंडिया, मैप में आप देखते हैं इंडिया में है, तो K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, बट ये जो है वो कराकोरम रेंज में है, ये ट्रांस हिमालयन जोन में है, ये हिमालयन जोन में नहीं है। सो ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जैसे कि आपको हाइट में डिफरेंस मिलता है, माउंट एवरेस्ट 8848 है, ये 8611 है, ठीक है, तो ये फर्क तो है 250 का आसपास। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कंचनजंगा जो है सिक्किम, जो सिक्किम में कंचनजंगा है, उसको मैंने कल बताया था कि वो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की और हिमालयन रेंज की फर्स्ट पीक, ठीक है, इंडिया में। तो इट इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। अगर पूछा जाए हिमालयन पीक तो वो कंचनजंगा है, ठीक है, और इंडिया की वैसे पूछी जाए पीक कि हाईएस्ट कौन है तो वो काराकोरम है, K2, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपने ध्यान रखना है कि डिफरेंस क्या है, हिमालयन नहीं है वो ट्रांस हिमालयन में है, वो काराकोरम अलग रेंज है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्लाइमेट का हिमालयस का जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको अगर हम बात करें तो जो किस किस बात से प्रभावित होता है, क्लाइमेट जो है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है हिमालयस का, तो हिमालयस के जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे स्नोफॉल कैसे हो रहा है, वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड, ठीक है, नियरनेस टू सी,
ये क्लाइमेट के फैक्टर होते हैं, ठीक है, कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, ऑल्टीट्यूड कितना है मीन सी लेवल से, ठीक है, या फिर टेम्परेचर प्रेशर कितना है, कैसा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसी है, बारिश या स्नोफॉल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं किसी भी स्थान के जलवायु को डिटरमिन करती है, ठीक है, क्लाइमेट को। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो जो हिमालय का जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑलरेडी हाई है, मतलब वहाँ की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समर मॉनसून होते हैं, जैसे अभी जो आएगा मॉनसून, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल से आता है, ठीक है, अरेबियन सी से आता है, दोनों तरफ से। वैसे तो इंडिया में सबसे पहले जो आपका मॉनसून आता है वो कहाँ से आता है, बता सकते हैं? मॉनसून कहाँ से आता है इंडिया में? बे ऑफ बंगाल से आता है या अरेबियन सी से आता है? अरेबियन सी से। अरेबियन सी। अरेबियन सी जो है वो एंट्री कहाँ करता है? केरला। केरला से ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। मगर जो मॉनसून है वो बे ऑफ बंगाल में, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो यहाँ से भी एंटर करता है ये। मगर जो प्रभावशाली मॉनसून होता है वो आपका अरेबियन सी में आता है, और अरेबियन सी में केरल में कब आता है? लेटर मई, लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। ज्यादातर ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही देखने को मिलता है केरल में मॉनसून आ गया। अब हालांकि देखिए हिमाचल में इस तरफ आज देखें 10 मई हो गई, मगर उस लेवल पे गर्मी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जैसे पहले हुआ करती थी। तो इस बार जो हमारी जो बोल सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस है वो हीट अप हुआ ही नहीं है, ठीक है, और उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो मॉनसून है उसका प्रभाव हो सकता है कि हिमाचल में थोड़ा लेट देखने को मिले, क्योंकि अभी जो बारिशें हो रही है ये थोड़ी सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ही कारण है, ठीक है। ये कोई मॉनसूनल रेनफॉल है ही नहीं, मॉनसूनल तो अभी आएगा, जो मॉनसून तो आएगा भी अभी थोड़ा लेट, पर ऐसे लग रहा है कि अभी मॉनसून की तरफ फीलिंग, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हम मतलब शिफ्ट कर दिया है, चेंज हो गया है क्लाइमेट, तो वो उसकी वजह से ये जो बारिशें हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो बहुत पहले होनी थी, ठीक है। आपको पता है ये वो होती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, बट वो फरवरी जनवरी में ना हो करके वो अप्रैल मई में शिफ्ट हो गई। तो इसकी वजह से जो हमारा मौसम है, हो सकता है जो क्लाइमेट है, सॉरी मॉनसून है, वो हिमाचल में डिले हो जाए, ठीक है। हालांकि बाहर तो ठीक है टेम्परेचर, बट यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है जो हमारा खासकर नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि ज्यादातर प्रभाव यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रहता है। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ कि हिमालय का जो क्लाइमेट है ये प्रभावित कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये जो हमारी साइबेरिया है, रशिया है, वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमें जो है वो बचाता है। कैसे बचाता है? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, ये रोक लेते हैं उन हवाओं को, ठीक है, तो ये एंटर नहीं होने देते उनको, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया है, पूरे का पूरा सा नॉर्थ इंडिया, हिमालय का पार्ट, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह डेजर्ट होता, ठीक है, अगर ये पहाड़ नहीं होते, क्योंकि ये मानसून क्यों? क्योंकि जब टकराता है वहां पे, ठीक है, तो ये ठंडी हवाएं टकराती हैं तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बारिश होती है। अदरवाइज यहाँ पे ये चीज नहीं होती, तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चलनी थी और बारिश नहीं होनी थी, ठीक है। तो इट वुड हैव बीन अ डेजर्ट, ठीक है, ये डेजर्ट होता अगर बाई चांस यहाँ पे ये पहाड़ नहीं होते। क्योंकि देखिए क्लाउड फॉर्मेशन मैंने बताया भी था कि कैसे होती है, ठीक है, तो ये उसकी जो है वो बात है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमारे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मैंने बताया था ये माउंटेनियस रीजन में होता है ना, पहाड़ों से जब टकराती है, ठीक है, हवाएं ठंडी, तो फिर फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये कैसे प्रभावित होगा,
कि इसमें मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ की प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट कहीं पे भी आप देखें प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल या फिर स्नोफॉल, ठीक है, किसी भी तरह से पानी गिरना ऊपर से, वो ही प्रेसिपिटेशन होती है। अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन के बाद टेम्परेचर, प्रेशर और ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट, मीन सी लेवल से, ठीक है। और एक और होता है वैसे तो नियरनेस टू, क्लोजनेस टू सी, ठीक है, कोस्टल एरिया के साथ नजदीकी, उसका भी बहुत प्रभाव होता है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेनिनसुलर माउंटेन्स की, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी माउंटेन्स तो हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी जैसे आरावली माउंटेन्स है, विंध्या रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है। तो उन रेंजेस में जो पेनिनसुलर माउंटेन्स है वहाँ पे क्या हाल है, इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर माउंटेन्स। पेनिनसुलर माउंटेन, देखिए पेनिनसुलर माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाती है दी अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन कौन से हैं? सबसे नीचे, ठीक है, राजस्थान में मेनली ये मिलते हैं, देखिए। और ये इंडिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन हैं, ठीक है। ये राजस्थान में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन के ही टाइप, बट ये सबसे पुराने, इसीलिए इनकी हाइट ज्यादा नहीं है। और गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये राजस्थान में गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक। गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, और वो लगभग 1722 मीटर है मीन सी लेवल से, ठीक है। और ये जो गुरु शिखर है वो आपको पता है कहाँ है? राजस्थान में माउंट आबू, सुना होगा आपने, सुना किसी ने माउंट आबू जगह? माउंट आबू सिटी, ठीक है, माउंट आबू। माउंट आबू यहाँ पे जो जैनिज्म दिलवारा टेम्पल है, ठीक है, जैनिज्म के ब्रह्म कुमारीज, सुना होगा आपको, ये है ना, हिमाचल में भी इनके सेंटर्स बहुत है ब्रह्म कुमारीज। तो जो माउंट आबू है उनका वहाँ पे एक तरह से हेडक्वार्टर है ब्रह्म कुमारीज, ब्रह्म माउंट आबू। तो गुरु शिखर is the highest peak of India's old fold mountain, that is Aravalli range in Rajasthan, जिसकी लगभग हाइट है 1722 मीटर। आपको प्लेन दिखेगा राजस्थान, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ऊंचा दिखाई देता है जो कि माउंट आबू है, ठीक है। तो ये 800 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, दिल्ली टू पालनपुर, ठीक है। अब ये देखो इनकी रेंज बता रहा हूँ मैं कि वैसे तो ये मोस्टली कहाँ पे कवर करते हैं? राजस्थान में, बट इनकी जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, वहां से लेकर के, ठीक है, पालनपुर गुजरात, पालनपुर है ये, पालम नहीं है, ठीक है, इन गुजरात। तो राजस्थान को तो उन्होंने कवर किया ही किया है, बट ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक का जो एरिया है, दिल्ली से हरियाणा, और ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर माउंटेन्स, ठीक है। और ये है अरावली माउंटेन। तो इनकी आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है, दिल्ली से गुजरात तक है, मोस्टली ये कवर करता है राजस्थान को, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर।
ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको फैक्ट है, याद रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट दूसरी है विंध्या रेंज। विंध्या एंड सतपुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। विंध्या रेंज, देखिए जो विंध्या रेंज है ये नर्मदा वैली, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो इसको हम बोल देते हैं नर्मदा वैली। अब ये जो रिवर है नर्मदा, ये पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और सबसे लंबी रिवर है वेस्टर्न फ्लोइंग में, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। तो विंध्या रेंज में जो नर्मदा वैली है वो बहुत इम्पोर्टेंट। नर्मदा वैली जो है, ये जो रेंज है विंध्या रेंज, ध्यान रखना ये कहाँ है, तो नर्मदा वैली से अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ में, एबव द नर्मदा वैली, ठीक है। मतलब जैसे मैंने लिखा वैसे ही याद रखिए, नर्मदा वैली से ऊपर ही सिचुएटेड है, ठीक है, उसके नॉर्थ में, उसके ऊपर विंध्या रेंज। अब देखिए ये कहाँ से जो है वो निकलती है, तो मैंने अभी बताया आपको कि नर्मदा जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से, ये रिवर सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ये कौन सी रेंज से निकलती है। बैकाल पर्वत रेंज है वहां पे, और वहां से ये रिवर निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां है ये, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, बट ये इसकी कहाँ है, नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा कहाँ है, तो सतपुड़ा जो है वो भी यही, वो है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के घने जंगल, मध्य प्रदेश। तो ये एक तरह से सतपुड़ा का मतलब 7 माउंटेन्स की सीरीज है, ठीक है। सो इट इज अ सीरीज, श्रृंखला है ये, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, इसीलिए इसको सतपुड़ा का नाम दिया गया है, ठीक है। 7 पुड़ा, ठीक है, 7 माउंटेन। अब देखिए ये जो है इसका जो रन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ ऑफ द विंध्या, ठीक है। मतलब नर्मदा है यहाँ पे और ऊपर विंध्या, वो नर्मदा के ऊपर विंध्या है और विंध्या के साउथ में सतपुड़ा है, ठीक है। तो ये लोकेशन है इसकी। तो ईस्ट टू वेस्ट का स्ट्रेच है, मतलब ये 7 जो पहाड़ है ये सीरीज है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, 7 सीरीज में है ये, ठीक है, सीरीज जैसे ये लाइन में, ठीक है, इस तरह से। और ये अगर हम बात करें कहाँ है, तो ये है साउथ में, साउथ ऑफ विंध्या रेंज, ठीक है, साउथ ऑफ द विंध्या रेंज। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बात करें तो ये नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, रफली जो है इसके पैरेलल में, इन रिवर्स के पैरेलल में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। तो सतपुड़ा जो है वो इन बिटवीन नर्मदा, देखिए ये जो रिवर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वेस्टर्न फ्लोइंग में, नर्मदा एंड ताप्ती, और ये दोनों ही रिवर्स को हम जानते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और पेनिनसुलर इंडिया की, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली, और इन रिवर्स को हम कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट रिवर्स, क्योंकि ये रिफ्ट मतलब घुमावदार से जो है वो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा है, माउंटेन सीरीज है, तो ये इसी कारण जो है ये रिफ्ट वैली से होकर जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट वैली वाली नदियां कौन है, रिफ्ट रिवर्स कौन सी है, तो वो नर्मदा और ताप्ती है, और वो इसलिए है क्योंकि इनके बीच में क्या है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। इनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, विंध्या रेंज, नर्मदा रेंज, सॉरी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। रफली अगर हम बात करें तो ये
रिवर्स के बीच में पैरेलली चलती है ये नदियां, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैकाल रेंज मैंने बताई, ठीक है, और इसके अच्छा हाईएस्ट पीक भी याद रखना, सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक है, ये जगह का हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़ 1350। ये पंचमढ़ी, ठीक है, फेमस हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, ठीक है, महादेव हिल्स में, वहां पे ये पड़ती है, ठीक है। तो ये भी लोकेशन भी इसकी याद रख लो, नियर पंचमढ़ी। सुना होगा आपने पंचमढ़ी, बहुत फेमस लोकेशन है ये, ठीक है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है फेमस, वहां पे धूपगढ़ ये लगभग 1350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा। देखो अगर 1350 हाईएस्ट है तो सोचो कि बाकी बहुत लो उसमें होगा, ठीक है, पहाड़ियाँ। तो ये सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने नाम सुने होंगे बाघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, ठीक है, ये नाम सुने होंगे आपने। अगर नहीं सुने हैं, जैसे बाघेलखंड बुंदेलखंड तो सुना भी होगा, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। देखिए बाघेलखंड, बाघेलखंड, आपने छत्तीसगढ़ के सीएम सुना था, पहले जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे काका भूपेश बाघेल, नाम सुना होगा, देखा भी होगा बंदा वो, ठीक है। तो बाघेलखंड जो है एक्चुअल में ये बाघेल रीजन है, क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये एक तरह से माउंटेन रेंज है जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, और एक स्मॉल एरिया है साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेन से ये नॉर्थ में और ईस्ट में ये कहीं ना कहीं लगता है। तो बाघेलखंड जो है, देखो मध्य प्रदेश में लगता है, मगर इसका एरिया ज्यादातर आज छत्तीसगढ़ में पड़ता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हो गया था, आज से 25 साल पहले, ठीक है। तो इसलिए बाघेलखंड जो है, जो ज्यादातर एरिया अब आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ना होकर के, मध्य प्रदेश में तो बहुत कम सच रहा है अब इसका, छत्तीसगढ़ में हो गया है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़। तो इसकी लोकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद रख सकते हैं। बाघेलखंड जो है एक ऐसा क्षेत्र है, ये माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में लगता है, और एक साउथ ईस्ट में, देखो अगर आप इसकी कनेक्टिविटी देखें तो उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट में और मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपका लोकेशन है इंडो गंगेटिक प्लेन से। दूसरा है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड, ये जो है बुंदेलखंड, ये जियोग्राफिकल रीजन आपको, ये भी एक तरह से माउंटेन रेंज ही है, बट ये दोनों में कॉमन है बुंदेलखंड, यूपी एंड एमपी। एमपी में तो है, जैसे आपने देखा होगा कि चंदेल वंश की जो राजपूत शासक, ठीक है, चंदेरी के राजपूत, वो एमपी में थे, तो वो एमपी वाले पोर्शन के थे बुंदेलखंड के, बट बुंदेलखंड जो है वो यूपी का भी पोर्शन, ठीक है। मतलब जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है उसमें कॉमन रीजन है ये बुंदेलखंड, ठीक है। बाघेलखंड का भी यूपी और एमपी का कॉमन रीजन है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है अब, बट ये जो बुंदेलखंड है स्टिल यूपी और एमपी का ही पार्ट है। तो जियोग्राफिकल रीजन ही है ये, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र ही है जो कि यूपी और एमपी का माउंटेन रेंज है, ठीक है।
और ये वेस्ट में, ठीक है, पड़ता है, मतलब ये जो यूपी का ज्यादातर वेस्ट एरिया है, वेस्टर्न यूपी है उस तरफ, ठीक है। और एमपी जो है वो उसका, सॉरी वेस्ट नहीं, आप ये देखिए कि जो यूपी है, ठीक है, ये और ये एमपी है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया टच करता है, तो ये माना इस तरफ का यूपी, ईस्ट का यूपी और वेस्ट का एमपी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है। तो अगर हम विदर्भ की बात करें, विदर्भ रीजन कहाँ है, याद है, पता है किसी को विदर्भ, सुना है विदर्भ? देखिए ये है महाराष्ट्र में, विदर्भ है महाराष्ट्र, जो रीजन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र में विदर्भ जो है वो पूर्वी हिस्सा है महाराष्ट्र, ठीक है। और विदर्भ रीजन में सबसे बड़ी सिटी पड़ती है नागपुर, ठीक है। नागपुर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ विदर्भ रीजन, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी नागपुर विदर्भ रीजन में, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें नागपुर आ जाता है, अमरावती आ जाता है, ठीक है, ये जो मेन फेमस नाम है, नागपुर तो बड़ी सिटी है, नागपुर, अमरावती, ये आपके विदर्भ रीजन में ही पड़ते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है। और ये कहाँ है, तो इसकी लोकेशन भी याद रखिए कि ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी महाराष्ट्र में पड़ता है ये, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में है विदर्भ, जिसमें नागपुर, अमरावती डिवीजन पड़ते हैं, ठीक है। और भी हैं एरियाज, बट मेनली आपका ये बाघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे नाम ऐसे ही कई बार पुट कर देते हैं, ठीक है, एग्जामिनर, तो पता होना चाहिए उस टाइम पे कि क्या है। इससे इम्पोर्टेंट भी नाम मिलेंगे आपको, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आती है, ठीक है। जैसे देखिए वेस्टर्न घाट जो है, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अगर मैं मोटे तौर पे अगर बात करूं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, कोस्टल एरिया, तो जो पश्चिमी हिस्सा है वो था मालाबार, ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो था कोरोमंडल, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो जो कोस्टल एरिया था उनको तो हम मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट कर देते हैं, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, मगर वहां पे जो हिली एरिया है, ठीक है, वहां पे जो ऊंचा एरिया है, हाइट का है, उसको हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट में अगर हम बात करें, जैसे सह्याद्री जो बता रहा हूँ मैं, ये आपको महाराष्ट्र में इनको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री रेंज कहा जाता है, ठीक है। वैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ इन चीजों को, बट आप ऐसे सुन लो इसको, कल फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। देखिए इनकी जो एवरेज रेंज है हाइट की 1200 से, ठीक है, 1200 मीटर है, 1100-1200 मीटर की हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है। और ये काफी लंबे चौड़े, ठीक है, 1600 किलोमीटर लेंथ है इनकी। अगर आप बात करें वेस्टर्न घाट्स में कितनी स्टेट्स आ जाती हैं, तो लगभग 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो ये आपकी 6 स्टेट्स आएंगी, लाइक तमिलनाडु, केरल, ठीक है, गुजरात, गुजरात से लेकर के गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, ये सारी स्टेट्स कवर करता है वेस्टर्न घाट में, 6 स्टेट्स हो गई। और यहाँ पे आपका पाल घाट, ये जो लिंक है पाल घाट से लेकर के थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सारे जो है वो आपके वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं।
कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो कनेक्टिविटी है इनकी पूछ लेते हैं कि थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, पाल घाट कहाँ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पाल घाट जो है वो केरल और तमिलनाडु की कनेक्टिविटी है, थाल घाट जो है वो नासिक मुंबई की कनेक्टिविटी है, बोर घाट पुणे और मुंबई की कनेक्टिविटी। तो मतलब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बताऊंगा इन चीजों को और ये याद रखना पड़ेगा, थाल घाट, पाल घाट, बोर घाट, ठीक है। और पलनी हिल्स हैं, कोडाइकनाल है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ईस्टर्न घाट फिर डिटेल में देखना पड़ेगा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो वेस्टर्न घाट हैं ये हाइट में थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूटी में है। और ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं है, वो डिसकंटिन्यूट है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट में हमारी 5 स्टेट्स हैं और वेस्टर्न घाट में 6 स्टेट्स।